चलिए दोस्तों, आपका आज का पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950 को, कि 26 नवंबर 1949 को, कि 11 फरवरी 1948 को, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भारत का संविधान है ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका राइट आंसर होगा आपका। दूसरा नंबर का प्रश्न दोस्तों, इसको जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष जो थी, इससे घटकर 18 वर्ष कब कर दी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव में मतदान करने वाले न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो कब कर दी भैया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर सीधा 18 वर्ष पर कर दिया गया। कब? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। उम्मीद करता हूं ये दूसरा नंबर का प्रश्न भी समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर हमेशा एक्टिव रहती है। आपका 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भैया? इसमें आप सभी को दिया है, इसमें आपको सही उत्तर का चयन करके कूटों के उपयोग से आपको बताना होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि समाजवाद को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। दोस्तों किसको किसको जोड़ा गया था? समाजवाद को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जोड़ा गया था, जबकि ग्राम स्वराज को नहीं जोड़ा गया था। तो चलिए कूटपाद के द्वारा हम लोग को आंसर बताना है दोस्तों, कूटों के द्वारा हमको उत्तर बताना है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसमें कूटों के द्वारा ऑप्शन दिया है नीचे, तो पर यहाँ पर हम लोगों ने नहीं लिख पाया है दोस्तों, यहाँ पर पीडीएफ नहीं तैयार हो पाया है, तो कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही होगा। बी में दिया था दोस्तों कौन कौन? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आप लोग याद रखिएगा इन चीजों को। फिर से समझा दे रहा हूँ कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे क्या क्या? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जबकि ग्राम स्वराज नहीं जोड़ा गया था। प्रिय विद्यार्थी, आपका 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था तो कब किया था? बुद्ध गुप्त के शासन काल में किया था, स्कंद गुप्त के शासन काल में किया था। किसने? हूणों ने भैया भारत पर आक्रमण कब किया था? तो स्कंद गुप्त के शासन काल में किया था। मैं इसलिए इतने धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ ताकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको समझ में नहीं आता तेजी से, तो मैं इसीलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी तक आप लोग दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके चैनल आपको सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं पाई जाती हैं मेरे दोस्त। तो बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा एलोरा में पाई जाती है। कहाँ पर भैया? एलोरा में पाई जाती है बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं। हम लोग चलते हैं आपके अगले 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 6वां नंबर का प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे हमारे हर भाई हर बहन हमारे शेर। आपका 6वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजता के ईरानी शिवाज को समाप्त किया था? ऑप्शन है अकबर ने दोस्त, कि औरंगजेब ने, कि जहांगीर ने, कि शाहजहां ने। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा कि मुगल बादशाह ने सिद्धता के ईरानी रिवाज को समाप्त किया था। तो कब किया था? किसने किया था? शाहजहां ने किया था दोस्त, शाहजहां ने किया था। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों का यही ईमानदारी से है कि आप 2 लोगों को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में।
आपका 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोचीन में। कहाँ पर भैया, कोचीन में क्या किया था, पुर्तगालियों ने भारत के दोस्तों प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कोचीन में किया था। जबकि ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि शेष फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वह कौन था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो ये बहुत ही बार परीक्षाओं में आया था। तो याद रखिएगा, जो शेख फरीद थे, बाबा फरीद, इनके जो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन, अमीर खुसरो थे दोस्तों। तो याद रखिएगा, 7 मुल्तानों का शासक देखा था कौन, तो निजामुद्दीन औलिया। हम लोग चलते हैं अपने 8-9 नंबर के प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह, कौन भैया, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, उज्जैन में नहीं बनवाई थी, कि मथुरा में नहीं बनवाई थी, कि वाराणसी में, कि इलाहाबाद। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा कि जो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला इलाहाबाद में नहीं बनवाया था, तो यानी कि आपका डी नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है। तो विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है दोस्तों, भारत का 15% योगदान है विश्व के फल उत्पादन में। उम्मीद करता हूँ ये चीजें बिल्कुल आसानी ढंग से आप सभी के समझ में रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं बेसब्री से। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो राउरकेला उड़ीसा जो कि बिल्कुल सही है, जमशेदपुर झारखंड जो कि बिल्कुल सही है, जो कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल जो कि बिल्कुल गलत, जो कि बिल्कुल सही है, परंतु दोस्तों भिलाई मध्य प्रदेश जो कि गलत है। जो भिलाई है दोस्तों ये कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हगरी सहायक नदी है। जो हगरी सहायक नदी है ये कहाँ है भैया, भीमा की, कि गोदावरी की, कि कृष्णा की, कि तुंगभद्रा की। तो जल्दी से इसका जवाब सुनिएगा। जो हगरी सहायक नदी है ये तुंगभद्रा की है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई, क्या भैया, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये कहाँ पर स्थित है आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है, ये बेतवा नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है। यानी कि राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, क्यों किया जाता है। जो खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि यह आंख के लिए आरामदायक होता है, क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया सबसे कम होती है, क्योंकि वायु में इसका क्या होता है भैया, वायु में प्रकीर्णन होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, परंतु जो तरंग दैर्ध्य होता है, अगर आपसे पूछ ले कि लाल सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। दोस्तों आप लोग यकीन मानिए आपको कोई भी कलर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर ब्लैक है यहाँ पर लाल, तो आपको दिखाई कौन ज्यादा दे रहा है, आपको लाल दिखाई दे रहा है ना। तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है परंतु प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जिंक फास्फाइड को
चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आपका 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं, किसे अमलगम कहते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखिएगा तांबा और टीन, तांबा और टीन के मिश्रण को ही अमलगम कहा जाता है भैया। किसको? तांबे के और टीन के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। चलिए आपका 17 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी की यूरेनियम परमाणु बम की सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब की जिंक गैल्वनीकरण। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब ये सुमेलित नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये एक एक पॉइंट एक एक चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। कल से आपको हिंदी के वर्णमाला चैप्टर से शुरू करेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से चालू करेंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी कल की क्लास जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आपका प्रश्न है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज भैया और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो दोस्तों किसमें रहता है? यकृत में, यानी कि लीवर में स्थित रहता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ सही होगा। आपका 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में भैया केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों इस जो प्रश्न है बहुत बार परीक्षाओं में आया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका 21 नंबर का प्रश्न है कि लीड बैंक का कार्य किया जाता है, लीड बैंक का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा लीड बैंक का कार्य इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा किया जाता है। किसके भैया? इस कार्य हेतु नामित बैंक के द्वारा किया जाता है। हम लोग चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है। तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है दोस्तों, तो याद रखिएगा जनपद स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है। आपका 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास किसका कार्य है? तो याद रखिएगा IAAT का कार्य है। उम्मीद करता हूँ, याद करिएगा ITDC का ITDC का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। हमारा 24 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। तो भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है दोस्तों। मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में सिक्कों की ढलाई होती है। आपका राइट आंसर डी के साथ जाएगा। हम लोग चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कि नगरीय गलियारे संबंधित हैं। तो नगरीय गलियारे संबंधित हैं, तो नगरीय परिवहन संकटों से नगरीय गलियारे संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर दोस्तों जरूर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए यकीन मानिए काफ़ी सारे प्रश्नों को ढूंढना पड़ता है और इसको बेहतरीन ढंग से इस पर काम किया जाता है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए ये तैयार होता है। तो एक एक प्रश्न को ईमानदारी से पढ़िएगा जरूर, अपने माँ बाप के लिए पढ़िएगा दोस्तों। पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के अवकलन के लिए किया जाता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 27 नंबर का प्रश्न है। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है।
हम लोग चलते हैं अपने 28 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस है तो दोस्तों याद रखिएगा 5 जून है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 19वां संशोधन संबंधित है तो दोस्तों याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से 19वां संविधान संशोधन क्या है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है आज ये दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न है कि संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से। अब हम लोग चलते हैं 10 प्रश्न करेंगे किसका भैया, 10 प्रश्न हिंदी का भी आज हो जाए तो, लेकिन कल से जीके का अलग क्लास और हिंदी का अलग क्लास, मैथ की अलग क्लास और रीजनिंग की अलग क्लास चलेगी, ठीक है ना। हमारा चलते हैं अपना अगला प्रश्न है। आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि गढ़ का गणपति, जो गढ़ का गणपति यहाँ पर दोस्तों संबंध तत्पुरुष समास है। गढ़ का गणपति कह रहा है तो याद रखिएगा ये कौन सा समास है तो ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने 32 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा कि क्षमा का अर्थ माफी होता है, क्षमा का अन्य अर्थ होता है। क्षमा का अर्थ माफी होता है, क्षमा का अन्य अर्थ होता है तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, पृथ्वी होता है। जो क्षमा का अर्थ एक माफी होता है, दूसरे क्षमा का अर्थ पृथ्वी होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि राजा का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी से इसको बताइए कि राजा का पर्यायवाची शब्द है तो राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अवनीश होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको पहचाना होगा दोस्तों, याद रखिएगा अंत्याक्षरी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि करुणा कादम्बनी रचना के रचनाकार का नाम चुनिए तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल। हमारा 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह विराम चिन्ह है, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम विराम चिन्ह है, परंतु अवतरण विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है कि देवव्रत का संधि विच्छेद होगा तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी प्लस अर्थ होगा। आपका ए नंबर सही होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला अधिनियम। हमारा 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अंग अंग फूले न समानम मुहावरे का सही अर्थ होगा तो दोस्तों याद रखिएगा बहुत आनंदित रहना। हमारा 40 नंबर का प्रश्न है कि अभिराम अभिराम शब्द युग्म का अर्थ है तो दोस्तों याद रखिएगा सुंदर लगातार। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों दिल से लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत।